हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मस्ती में कर रहे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। एनसीईआरटी 11th फिजिक्स होगा और ये यूनिट 9th है और ये चैप्टर 12 या 14 देख लेना। डिफरेंट बुक में डिफरेंट चैप्टर्स है। इसको बोलेंगे हम लोग, हिंदी में बोलेंगे ऊष्मागतिकी बोलेंगे। एनसीईआरटी में देखोगे इसको फिजिक्स का एक पार्ट है ये, और यूनिट ये 9 है और चैप्टर 12 या 14 13 देख लेना। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वर्क डॉन बाई आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य आज हम लोग देखने वाले हैं। समतापी प्रक्रम में कितना कार्य होता है और ये हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। मैं फिर आपसे एक बार बोलना चाहूँगा, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि जो लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो मत समझिए कि आपको नहीं बताया जाएगा। मैं आपको मतलब बोर्ड पे तो उसको राइट नहीं कर सकता, लेकिन मैं बोलूँगा तो उससे आप कॉपी और पेन लीजिए और नोट डाउन करते जाइए, उसको नोट करते जाइए मैं जो भी बोलता हूँ, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। आइए देखते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको समतापी प्रक्रम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। एन आइसोथर्मल प्रोसेस विच प्रेशर एंड वैल्यूम चेंज बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, एन आइसोथर्मल प्रोसेस विच प्रेशर एंड वैल्यूम चेंज बट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। मतलब समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें आयतन और दाब में परिवर्तन होता है किंतु उसका संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान ताप नियत रहता है। वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा ताप नियत रहता है और जिसके आयतन और दाब में परिवर्तन होता है उसे समतापी प्रक्रम बोलते हैं, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने को समझ में आ गया। आइसोथर्मल प्रोसेस में अपने को प्रेशर और वैल्यूम चेंज होगा बट टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा समझते हैं। अपने पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर या कोई सिलेंडर है, अपने पास कोई एक बेलन का बर्तन है, ठीक है ना। उसमें कोई एक पिस्टन लगा हुआ है। पहले ये जो पिस्टन था इनिशियल में कहाँ था, ये इनिशियल में था, यहाँ पे इनिशियल में था और ये कहाँ चला गया, फाइनल में चला गया। ये कोई पिस्टन था, इसका आप लोग पी नाम समझ लो, इस पिस्टन को हमने पी बोल दिया। ये पहले इनिशियल में यहाँ था, इस सिलेंडर में गैस फील्ड है, गैस भरा है। और जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे। देखो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आप प्रेशर को जब डिक्रीज करोगे तभी वैल्यूम इंक्रीज होगा। मतलब देखो ध्यान देना, यदि ताप नियत होगा, जब क्या करोगे, दाब को घटाओगे तभी उसका क्या होगा, वैल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब समझ गए होंगे कि जैसे हम लोग क्या किए, प्रेशर को डिक्रीज किए तो उसकी क्या हो रही है, वैल्यूम देखो इंक्रीज हो गई। और कितने डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, स्मॉल डिस्टेंस dx इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। ये हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है ना। कोई अपने पास सिलेंडर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो पिस्टन है, पिस्टन का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हमने ए एज्यूम कर लिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग कैपिटल ए एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि ये गैस है, फिटेड है, ये इसका इनिशियल स्टेट है। और इनिशियल स्टेट में आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया, इसका जो प्रेशर है बेटा, प्रेशर P1 है और वैल्यूम क्या है, V1 है, P1 और V1 है। फाइनल स्टेट में इसका प्रेशर P2 हो जाता है और वैल्यूम क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। ये तभी होगा जब प्रेशर को क्या करोगे आप, प्रेशर को डिक्रीज करोगे तभी ये वैल्यूम क्या हो जाएगा, देन तभी क्या हो जाएगा, वैल्यूम V2 इज ग्रेटर देन V1। ये आपने को रिमेंबर रखना है। हम जब प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तभी वैल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये अच्छे समझना है, ये वेरी मोस्ट एक पॉइंट है अपने पास समझने के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। देखो हम लोग इंग्लिश में इसको एज्यूम कर रहे हैं, बहुत इजी है, आप सभी लोग कंसेप्ट कर सकते हो। यदि नोट डाउन करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, कंसीडर एन मोल एन आइडियल गैस containing in a cylinder having conducting wall provided with frictionless and movable piston. Let its piston pressure is क्या लिख लो, P and क्या हो जाएगा, A is cross section area of piston। क्या हो गया, and A is cross section area of piston। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मान लिया एन मोल गैस के लिए, एन मोल माना, एन मोल आदर्श गैस के लिए
ठीक है ना। हमने क्या किया है, गैस क्या है, बर्तन में एक पिस्टन है, ठीक है ना, जिसका दाब P है और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, आप लोग मान लोगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंडक्टिंग वाल, ठीक है ना, चालक दीवार, ठीक है ना, चालक का ये कोई दीवार है, कंडक्टिंग वाल, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है, ठीक है ना, वर्क डन बाय द पिस्टन मूव ऑफ थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx, मतलब पिस्टन क्या कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहे हो, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, मतलब स्मॉल डिस्टेंस dx कितना मूव हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना मूव हो रहा है dx, ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो dx डिस्टेंस जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हो, क्या जानते हो, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, यदि वर्क किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे और फोर्स पे, तो फोर्स तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यदि इंक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, विस्थापन बढ़ेगा तो वर्क इंक्रीज होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा तो वर्क डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो आप एक बात बताओ बेटा, स्मॉल डिस्टेंस है ना, हमने क्या लिखा, पिस्टन को स्मॉल dx ऊपर उठाने में किया गया कार्य, तो बताओ देन वर्क इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू क्या होता है, एरिया होता है कि नहीं, फोर्स इंटू क्या होता है, सॉरी फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और आप जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A होता है। देन अपने पास क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, क्रॉस करा दो, तो F इज इक्वल टू क्या लिखोगे, PA लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, PA। तो हमने यहाँ पे क्या लिखे, F के जगह पे क्या लिख दिया, यहाँ पे P लिख दिया, अच्छे समझोगे, यहाँ पे dw बराबर क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा और dx हो जाएगा। अभी मैंने समझाया A dx इज इक्वल टू क्या होगा, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब PdB हो जाएगा, कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू PdB, मतलब पिस्टन को अल्प दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स आप जानते हो P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है, दाब इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो F इज इक्वल टू निकालोगे तो PA हो जाएगा, और यहाँ से आप F के जगह पे PA रख दोगे और ये dx हो जाएगा, A dx एरिया इंटू क्या है, ये एरिया इंटू हाइट है ना, तो ये देखो लेंथ ब्रेथ और ये हाइट हो जाएगा, और ये जो होता है क्या है, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस, इंक्रीजेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, ये dB है, कितना हो रहा है, dB हो रहा है। तो वर्क स्मॉल वर्क डन बाय द पिस्टन कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू PdB। अब आइए हम लोग टोटल वर्क डन बाय द गैस निकालेंगे, टोटल वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, आइए देखते हैं। देखो बेटा, हम लोग अब इसको चलते हैं, डिराइव करते हैं फॉर्मूला। हमने क्या मान लिया, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द गैस इज P1 P2 एंड क्या है, P1 V1 एंड P2 V2, गैस आर क्या हो जाएगा, P1 V1 एंड P2 V2, इट्स प्रेशर इज डिक्रीजेज फ्रॉम P1 टू P2 ड्यू टू विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज V1 टू V2। मतलब मैं ये लिख रहा हूं बेटा, हिंदी वाले ऐसे वर्डिंग में लिख सकते हैं कि गैस की प्रारंभिक अवस्था P1 V1 है, अंतिम अवस्था P2 V2 है, और जैसे हम गैस के दाब को P1 से P2 तक घटाते हैं तो गैस का आयतन V1 से V2 बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर देखो, यहाँ वॉल्यूम V1 था, यहाँ V2 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम V2 ज्यादा और V1 कम है, तो हम टोटल वर्क डन बाय द क्या निकालेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो टोटल वर्क जब निकालोगे बेटा, इसको वर्डिंग में अपना लिख लेना और देख लेना। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, समझते हैं टोटल वर्क डन बाय द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस, ठीक है ना, बस समतापी प्रक्रम द्वारा किया गया कुल कार्य। टोटल वर्क निकाल रहे हो ना बेटा, तो आप W लिखोगे, क्या लिखोगे, W, और क्या लिखोगे, स्मॉल वर्क क्या था, PdB था ना, और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करोगे, V2 टू V1। ये वर्डिंग को समझना है अपने को। टोटल वर्क W इज इक्वल टू PdB, स्मॉल वर्क कितना था अभी निकाले थे मैं, PdB, और ये बताओ क्या होगा, V2 टू V1। क्यों,
क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है V2 है और मिनिमम वैल्यू V1, तो ऑलवेज जो लिमिट होता है अपर लिमिट टू लोअर लिमिट चलता है, इंटीग्रेशन अपर टू लोअर चलता है। यदि मान लो यहाँ पे माइनस आता वर्क ना, तो लोअर टू अपर चलता, मतलब V1 ऊपर होता है, V2 ये होता है, ठीक है ना। बहुत इजीली आप लोग समझ गए होंगे। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। बहुत अच्छे से इसको रिमेंबर करना है, ठीक है ना, मतलब W इज इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है ना। फॉर आइडल गैस इक्वेशन, आइडल गैस, या वी नो दैट अपने से लिख लेंगे, वी नो दैट आइडल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होता है ना बेटा। तो यहां से मेरे को क्या निकालना है, P की वैल्यू एज्यूम करना है। देन P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, V हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, क्या लिखोगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, अपने को क्या मिलेगा, यहाँ प्लेस कर दोगे, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 टू V1, और यहाँ पे क्या लिखोगे, nRT अपॉन B और dB हो जाएगा। मैंने आपको एक बार बताया था, बहुत अच्छे से कंसेप्ट करवाया था कि बेटा जब भी आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हो, समाकलन या अवकलन करते हो, तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ dB के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वैल्यूम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसमें जिसमें भी होगा वो वेरिएबल होगा और जिसमें भी नहीं होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब जो dB के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो, तो जिसमें भी होगा वो क्या होगा, चर होगा, और जिसमें भी नहीं होगा चर होगा। तो जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, भी वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको बाहर कर लेते हैं। तो बताओ बेटा अपने पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्या बाहर निकालोगे आप, nRT बाहर आ जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, V2 टू V1, और क्या हो जाएगा 1/V, और क्या हो जाएगा, dB हो जाएगा। आपको पता होगा 1/V dB का जो इंटीग्रेशन होता है log V होता है, क्या होता है, log V होता है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू nRT, ठीक है, और क्या लिखोगे, log E बेस V लिखोगे, ठीक है ना, और इसका लिमिट कहाँ, V2 टू V1। ये बेटा फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन में कोई चीज़ लिखा हो और 1/x लिखा हो, dx लिखा हो, तो ये क्या होता है, log EX होता है इसका फॉर्मूला। आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो रिमेंबर रखना, 1/x dx इज इक्वल टू log EX होता है। जानते हो बेटा, इसे in x भी कहीं कहीं लिखा जाता है, मतलब ये जो log EX यहाँ पे समझ लेना, ये जो log EB लिखा है ना, इसको कैपिटल इन भी लिखते हैं। शॉर्ट में log को क्या करते हैं, इन से भी डिनोट करते हैं। तो कई बुक में यहाँ पे इन भी लिखा होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब बताओ इसको लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन बाई कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू nRT, और ये जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, log E बेस V2 माइनस log E बेस V1। कैसे मैंने लिख दिया बेटा, एक फॉर्मूला होता है, कोई फंक्शन fx हो और उस पर लिमिट लगाओ a टू b तक, तो क्या लिखते हैं इसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब मैंने क्या बोल रहा हूँ कि कहीं भी 1/x dx का जो समाकलन होता है log EX होता है, तो बताओ 1/V dB का समाकलन log EB हो जाएगा, V2 टू V1 हो जाएगा। इसको जब भी लिमिट लगा होता है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख लेते हैं। तो लोअर लिमिट V2 है, अपर लिमिट V2 है, लोअर लिमिट V1 है। तो आपने इसको लिख लिया, कहीं भी लिमिट लिखा हो fx और a टू b लगा हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे लिखा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, तो कितना हो जाएगा बेटा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे nRT है, और इसे क्या लिख सकते हो आप बताओ, log E बेस V2/V1 लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो, ये अपना जो इक्वेशन ये आ रहा है, ये सेकेंड जो इक्वेशन आ रहा है, यही टोटल वर्क डन बाय द क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं क्यों लिख दिया, इसका भी रीजन है बेटा, log E बेस m माइनस log E बेस n, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होता है,
log E बेस m बाई n होता है, फॉर्मूला होता है। मैंने क्या, ये फॉर्मूला होता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n होता है, तो मैंने इसको लिख दिया। ठीक है ना बेटा, मैंने बार बार आपको रिपीट करते जा रहा हूं कि कई बुकों में से log को क्या लिखा जाता है, इन V2 और इन V1 भी लिखा जाता है। आप देखोगे तो इसे क्या लिखोगे, इन और क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1 हो जाएगा। ये दोनों सेम मीन है, ऐसे भी बुक में लिखा हो, ये भी लिखा हो, दोनों का मीन सेम है। लेकिन जानते हो log को दो फॉर्म में लिखा जाता है। log को एक log e बेस के फॉर्म में लिखा जाता है, log ex लिखा जाता है, और जब log ex को आप 10 बेस में कन्वर्ट करते हो, मतलब log 10x में कन्वर्ट करते हो 10, तो 2.303 क्या करते हो, log 10x हो जाता है। मतलब जब log e को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 का इंटू करवा देते हैं। तो कई बुक में इसको पॉइंट में भी लिखा गया है, तो बताओ इसको क्या लिखोगे आप, w इज इक्वल टू 2.303 nRT log क्या हो जाएगा बताओ, 10 हो जाएगा यहाँ V2 टू V1, ये भी वर्क डन बाई हो जाएगा। फॉर n मोल गैस के लिए, फॉर n मोल गैस n इज इक्वल टू 1 मोल गैस, देन क्या हो जाएगा वर्क डन बाई w इज इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब 2.303 और क्या हो जाएगा RT log क्या हो जाएगा 10 और क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन क्या हो रहा है, थर्ड फॉर्म हो रहा है। इक्वेशन जो तीसरा इक्वेशन बन रहा है, समीकरण 3 समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य है। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। किस टर्म में ये बताओ, समतापी प्रक्रम के लिए किया गया कार्य है। समतापी प्रक्रम में यही किया गया कार्य है आयतन के पद में। किसमें, आयतन के पद में। कभी कभी आपको प्रेशर के टर्म में भी पूछता है, दाब के फॉर्म में भी पूछता है, तो बताओ क्या हो जाएगा। बट आप लोग जानते हो P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 होता है। ठीक है ना, तो अच्छा बताओ यहां से आप V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकालो, ये इधर जाएगा इधर आ जाएगा, तो बताओ V2 अपॉन V1 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये यहाँ चला गया तो यहाँ आ गया P1 अपॉन P2। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट क्या मिलेगा अपने को, जल्दी बताओ। वी गेट आपको मिलेगा W इज इक्वल टू 2.303 RT log 10 और P1 अपॉन P2 मिलेगा। ये जो इक्वेशन क्या मिला, फोर्थ, ये भी क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है ना, यही क्या है, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य है दाब के पदों में। किस पदों में, दाब के पदों में। तो जो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड थर्ड और फोर्थ बन रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखो और एक चीज मैं बताऊं बेटा, यहाँ पे जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इसमें जो कौन सा रूल लगता है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT फॉलो होता है। लेकिन जब अब इसके बाद आप एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ोगे, रोदोष प्रक्रम में किया गया कार्य, तो वहां पे जो फॉर्मूला लगता है आइडियल गैस, ठीक है ना, आइडियल गैस एडियाबैटिक रूल लगता है। आइडियल गैस एडियाबैटिक लॉ एक्ट होता है, जो PV गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट की जो कांस्टेंट होता है उसके स्पेसिफिक कांस्टेंट बोलते हैं, जो CP अपॉन CV का रेशियो होता है। ठीक है ना, आगे इस पे हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।